गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, इसलिए आज हम लोग पहले संस्कृत का रिवीजन कर लेते हैं। तो संस्कृत के टेस्ट में आप लोगों के सिलेबस में केवल एक ही पार्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। तो इसमें आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। मैंने आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन लिखवा ही दिया है और पहले मैंने पूरा लेसन रीड करके आपको उसके एक एक वर्ड का मीनिंग भी बता दिया था। तो आप लोगों को उस वीडियो को आप बार बार देखिए, उन वर्ड्स को समझिए, अपनी बुक में उन वर्ड्स को लिखिए, जिससे अगर आपको कहीं से भी कोई ट्रांसलेशन पूछा जाए तो आप उसको लिख सकें। वैसे तो मैंने पूरे चैप्टर का भी ट्रांसलेशन लिखवाया है, तो आपको कहीं से भी कोई सा भी लाइन जो है आपको ट्रांसलेशन के लिए आ सकती है। ट्रांसलेशन तो संस्कृत में आता ही आता है, तो वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा आपको जो है वर्ड मीनिंग आ सकते हैं, तो वर्ड मीनिंग में आपको नीचे आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। उसके अलावा आपके बुक में भी जो आप चैप्टर में भी जो आपको पढ़ाते समय हमने मीनिंग बताए हैं, वो मीनिंग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा टफ मीनिंग आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जो आप ना समझ सकें। लेकिन मान लो अयम देवालय, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अयम का मतलब होता है यह, ठीक है। फिर उसके बाद दिवस समय, तो दिवस समय का मतलब होता है दिन के समय। तो इस तरह के चैप्टर के अंदर से भी हम आपसे वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपसे नीचे जो आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं चैप्टर के नीचे, उनको भी आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। दोनों पेजेस पे आपको वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, वो आपको संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस ऐसे ही याद कर लिया अवकाशः तो हॉलीडे, व्रत और फास्टिंग, आपको पलट के भी आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, है ना, कि आपको मान लो लिखा है फास्टिंग, तो आपको संस्कृत में भी पता होना चाहिए कि उसको व्रत कहते हैं। तो इस तरह से आपको सारे वर्ड मीनिंग भी लर्न कर लेने हैं और सेंटेंस जितने भी हैं चैप्टर में उनको अच्छी तरह से समझना है, तभी आपको कम्प्लीटली आपकी नॉलेज बढ़ पाएगी। उसके बाद फिर आपका ग्रामर में अगर हम देखें तो ग्रामर में आपका वर्ड है। अच्छा, ग्रामर से भी पहले हम यहाँ इसके एक्सरसाइजेस की भी बात कर ले। एक्सरसाइजेस में देखिए आपके हैं ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि आंसर इन वन वर्ड। या आंसर इन वन वर्ड, आपको वन वर्ड में आंसर करने को एमसीक्यू में आ सकता है। उसके अलावा ये आपको फिलअप के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो जैसे लिखा है भगवान श्री कृष्ण से जन्म मध्य रात्रौ कतिवादने अभवत, ठीक है। तो आपको अगर टिक करना है तो आप तो द्वादश को कर देंगे, लेकिन ये फिलअप में अगर आता है तो भगवान श्री कृष्ण से जन्म मध्य रात्रौ डैश अभवत, है ना। तो आप द्वादश वादने लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपको फिलअप में भी आ सकती हैं ये चीज़ें। कोई ज़रूरी नहीं, आप ये मत सोचिए कि जैसा इसमें बुक में दे रखा है वैसा ही आएगा। यही सब चीज़ें थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आ सकती हैं। उसके बाद है आपका आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस, ये तो आपको आंसर्स आपको मैंने लिखवाए ही थे, बहुत टफ नहीं है आंसर, छोटे छोटे आंसर हैं, आपको इन्हें लर्न कर लेना है। अद्य किमर्थम अवकाशः अस्ति, तो बस आपको अद्य किमर्थम हटाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वार्थम, बस उतना ही। देखो किम में भी अर्थम आ रहा था, सिर्फ किम आपको हटाना है और बाकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वार्थ, पर्व के साथ अर्थम जुड़ गया तो पर्वार्थम हो गया। अवकाशः अस्ति आपका पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन में से ही निकल गया है। उसके बाद रुचिका माता च कानी आनिश्यत, तो रुचिका माता च, अब यहाँ से तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन में से ही उठा लिया और कानी की जगह आपने फलानी मिष्ठान्नि च, बस आनिश्यत फिर से आपको यहाँ से मिल गया। मतलब आप उसको समझिए और आपको मैक्सिमम 2 या 3 वर्ड्स लर्न करने से आपको पूरा आंसर लिखना आ रहा है। उसके बाद है जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण से जन्म कदा अभवत, तो भगवान श्री कृष्ण से जन्म, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। और उसके बाद भाद्र मासस्य अष्टमी तिथौ, बस आपको इतना ही वर्ड याद करना है, भाद्र मासस्य अष्टमी तिथौ। उसके बाद अभवत तो ऊपर लिखा ही हुआ है। फिर राधा कृष्णयोः देवालय कीदृश्यः अस्ति, तो राधा कृष्ण है देवालय, ये हमको यहाँ पे पूरा मिल गया। कीदृश्य की जगह हमने भव्यः कर दिया, बाकी हमको पूरा आंसर मिल गया। मतलब आपको सिर्फ भव्यः लर्न कर लेने से आपका ये आंसर कंप्लीट लर्न हो जाता है। फिर वयम सर्वे किम अनुभवम करिष्यामः, तो वयम सर्वे किम की जगह हमने आनंदस्य लिख दिया और अनुभव करिष्यामः। मतलब कितना इजी है, आपको सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स लर्न करने हैं और आपको पूरा आंसर लर्न हो जा रहा है। आपको पूरा वैसे का वैसा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये आपको
क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमने आपको बोला है कि आपको राम, फल और रमा के आपको वर्ड्स के जो फॉर्म हैं वो लर्न करने हैं। तो देखिए ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर को। तो आप अगर इनको लर्न कर लेते हैं तो इसमें से फिर इसके अलावा भी कोई से भी वर्ड्स पूछे जाएं तो आप उनको फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपने राम का कर लिया है तो आप बालक का, पिकः का, सूर्य का, नरः का, अश्व का, गजः का, सिंह का, किसी का भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बनना तो वो वैसे ही है ना। उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो वैसे ही चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे ही अगर आपने फल का कर लिया है तो आप वन का भी लिख सकते हैं, पुस्तकम का भी लिख सकते हैं, कंदुकम का भी लिख सकते हैं, फल आम्रम का भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। तो वो आपका न्यूटर का फलम के अनुसार ही चलेगा। उसके बाद है रमा। अगर आपने रमा का करा है तो आप लता का भी कर सकते हैं, महिला का भी कर सकते हैं, वृद्धा का भी कर सकते हैं, सारिका का भी कर सकते हैं, किसी का भी आप उसको कर सकते हैं। वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्स अपने जेंडर को। तो ऐसा आपको कोई भी इस तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रमा का, राम का और फल का ही पूछ लिया जाए। आपको दूसरे का भी अगर पहचानने को भी आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है। पहचानने को किस तरह से आ सकता है, आइडेंटिफाई करने को कैसे आ सकता है कि आपको अगर मान लो राम का ही दे रखा है ना, रामः, रामौ, रामाः, तो अगर आपको रामाः वर्ड दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका कौन सा केस है और कौन सा इसका नंबर है, तो वो आपको पहचानना है। आप तुरंत बोल के देखेंगे रामः, रामौ, रामाः, तो रामाः आ रहा है, मतलब वो आपका फर्स्ट जो आपका केस है उसका आपका प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लर्न करने हैं। तो आपको इसके लिए आपको साइन ऑफ केसेस भी लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। साइन ऑफ केसेस के आपको नंबर मालूम होने चाहिए और एक लाइन से ही पता होनी चाहिए, नहीं कि आपने उल्टे पुल्टे याद कर लिए, क्योंकि उनका जो एक सीरियल नंबर होता है उसी तरह से वो चलते हैं। ये नहीं कि हमने नॉमिनेटिव बाद में किया, एक्यूसेटिव पहले कर लिया, इंस्ट्रूमेंटल और लास्ट में कर लिया, ऐसा नहीं है। जिस उसमें चल रहे हैं वो सीरियल नंबर में, उसी सीरियल नंबर में आते हैं, क्योंकि हम उनको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आप इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं कि 10th नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए, थर्ड को नीचे लिख दीजिए, फिर सेकंड उसके बाद लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो केसेस करने हैं उनको उसी सीरियल में करने हैं जैसे कि आपको लिखवाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपको लिखने को भी वो इसी तरह से आ सकते हैं कि मान लो आपको फल का दे दिया आपको कि फल का आप एक्यूसेटिव में आप इसका ड्यूअल लिखिए, तो आपको वो लिख के दिखाना है। या आपको ये फिलअप में भी आ सकता है कि आपको फलम, फले, फलानी है, तो आपको क्या करा है कि फलम आगे छोड़ दिया है, पीछे फलम, फले और फलानी दे रखा है, तो आपको आगे का लिखना है। या आपको केस का नाम और नंबर बता रखा है और आपको उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। या फिर ये आपका ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि क्या ये सही है या गलत। कहने का मतलब है कि अगर आपको उसके फॉर्म्स लर्न होंगे तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, चाहे आपको केस और नंबर आइडेंटिफाई करने को आए, चाहे अकॉर्डिंग टू केस और नंबर आपको उसे लिखने को आए, या फिर आपको कैसे भी आए तो आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है पठ, चल, वध, खेल इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आपको उसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले में ही आपको जो आपका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डाला था उसी में मैंने आपको समझाया था। ये आपका 6th में भी आप सीख चुके हैं, तो आपको ये मैंने आप रिवीजन में सिखाया था कि देखिए टर्मिनेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या है, ती, तह, अंति। थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है तो ती, ड्यूअल होता है तह, प्लूरल होता है तो अंति। सेकंड पर्सन में सी, थह, थ, है ना, सिंगुलर में सी है, ड्यूअल में थ है और प्लूरल में थ है। फर्स्ट पर्सन में आमी, आव, आम। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, ये क्या होता है हमारे वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे पठामी, है ना, जैसे होता है पठती, पठतः, पठंती। ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे जो रूट वर्ब्स होते हैं उनके साथ जुड़ के वर्ड बनाते हैं। तो पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह, इस तरह से वर्ड्स बनते हैं प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से इनका जो टर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस होता है वो डिफरेंट होता है, वो भी हमने देखा था, वो भी अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन में भी बताया था कि आप जब प्रोनाउन टेबल याद करते हैं तो उसी हिसाब से आपको ये वाला टेबल और प्रोनाउन टेबल दोनों को आपको लर्न करके उन्हें मैच द फॉलोइंग वाले स्टाइल में आपको उन्हें मैच करना आना चाहिए। अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपको किसके साथ क्या लगेगा ये जानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सह, तौते,
थर्ड पर्सन में सह, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सह दे रखा हो, आपको कोई नाम भी दिया हो सकता है। जैसे आप लोगों को दिया होता रुचिके, है ना, कविते, हम जिससे रुचिके और कविते तो चलो सेकंड पर्सन हो रहा था क्योंकि वो लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर रामः या बालकः या नरः कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ क्या करना है कि हमको ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमने लगाया था कि सह के साथ ती लगेगा, है ना, तो आपको तुरंत इसको ऐसे मैच करना है कि सह के साथ ती लगता है। तो अगर आपको पठ दे रखा है तो सह के साथ ती लगेगा तो क्या हो जाएगा, सह पठती। ठीक है, तौ होगा, अगर बालकौ, मान लो तौ नहीं दे रखा है, बालकौ दे रखा है तो बालकौ पठतः, है ना, फिर बालकाः पठन्ति। इसी तरह त्वम होगा तो त्वम के की जगह पे नाम भी हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं, मान लो रुचिके दे रखा है तो रुचिके पठसी, है ना। उसके बाद युवाम, तुम दो जनों की बात हो रही है तो युवाम तो पठतः पठतः हो जाएगा। फिर यूयम तो थ लग जाएगा तो पठतः हो जाएगा। फिर आमी यानी कि मैं, है ना, तो अहम पठामी, आवाम हम दोनों, पठावह, और वयम पठामह, है ना, तो आवाम पठावह, वयम पठामह। इस तरह से देखिए अब हम पठ का जैसे मैंने नीचे लिखा भी था, तो पठती, सह पठती, तौ पठतः, उसके बाद फिर देखिए ते पठन्ति, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावह, और वयम पठामह। इस तरह से हमारे ये प्रेजेंट के बन जाते हैं। उसी तरह से हमारे फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर का भी उसका जो टर्मिनेशन होता है वो भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, आप लोग 6th में भी पढ़ चुके हैं। इसमें भी स्यति, स्यतः और स्यन्ति, फिर स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, श्यावह और श्यामः, इस तरह से लगता है। लेकिन जब हम उसका वर्ड बनाते हैं तो इसमें ये वाला स न लग के षटकोण वाला श लग जाता है। जैसे ये पठिष्यति, ये वाला श लग जाएगा, ये वाला स हट जाएगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, इस तरह के वर्ड्स हमारे बन जाते हैं। ये तो हो गया आपका फ्यूचर का। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर आपको कोई सा वर्ड प्रेजेंट में दे रखा है और उसको आपको फ्यूचर में चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे कि मान लो आपको पठिष्यन्ति दे रखा था, आपको प्रेजेंट के हिसाब से मान लो दे रखा था, ये ना आपका प्रेजेंट में क्या था, पठन्ति। प्रेजेंट में थर्ड पर्सन में प्लूरल में क्या आता है, पठन्ति। और आपको अब क्या दे रखा है कि पठन्ति को आपको पठन्ति वर्ड दे रखा है और आपको दिया है कि उसको आपको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि वो कौन सा पर्सन है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि कौन सा पर्सन है, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है, ड्यूअल है या प्लूरल है। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा पठन्ति मतलब कि वो थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। तो हम तुरंत इस टेबल में से उठा के ये वाला नंबर हम ये वाला वर्ड हम उसकी जगह कन्वर्ट कर देंगे कि पठन्ति था तो पठिष्यन्ति हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में पठन्ति था तो हमारा फ्यूचर में पठिष्यन्ति हो जाएगा। इसी तरह से उसमें जो दे रखा होगा इस तरह से चेंज हो जाते हैं ना। तो आपको अगर इस तरह से चेंज करने को आता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वो कौन सा पर्सन है और वो कौन सा नंबर है। बस उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस टेबल में से उस टेबल में से यहाँ पे इस टेबल का वर्ड ला देंगे और इससे अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने को कहा है तो इसका जो वर्ड होगा तो वो हम प्रेजेंट वाले टेबल में से उठा के उसको लगा देंगे। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, साइन ऑफ केसेस तो खैर आपको लर्न करने ही है, उसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। उसके अलावा मैंने आपको ये वर्ड्स लिखवाए थे, आपको इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी समझाया था। उसके बावजूद भी मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे कि मैम यहाँ पर कुछ वर्ड्स चेंज क्यों हो गए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में इसी तरह का चलता है, कुछ वर्ड्स में उनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे भव का भवती भविष्यति, गच्छति गमिष्यति, ये तो सही चल रहा है, लेकिन देखिए दृश्य का पश्यति बन जाता है और फ्यूचर में दृक्ष्यति बन जाता है, वहाँ पर वो श नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद स्था का तिष्ठति और स्थास्यति, यानी कि कम्प्लीटली ये दोनों वर्ड चेंज हो गए हैं। उसके बाद दा का देखिए यच्छति और दास्यति, तो यहाँ का जो अलग चल रहा था यहाँ का अलग चल रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म्स जो है वो स्पेशली फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे देखिए पिब का भी था, ये रहा देखिए पा पिबती, और यहाँ पर पास्यति हो जाएगा। यहाँ पे हम पिबश्यति नहीं कर देंगे, ये पास्यति हो जाएगा। ठीक
ठीक है। इसी तरह से आपका बाकी तो सब उसी टाइप के हैं, लेकिन आपको ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे दा है, पा है ना, दृश है, स्था है, इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें इस तरह के फॉर्म नहीं चलते हैं, ये फॉर्म चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये चेंज करने को आएगा तो आप जो पहले वाला हमारा चल रहा था कि पठती का पठिष्यन्ति कर दिया, वैसा नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या होता है। उसके बाद आपको आपकी बुक में भी आप देखिए पीछे पेज नंबर 105 से आप स्टार्ट करके देखिए, आपको इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे दे रखे हैं। आपको उन वर्ड्स को पढ़ना है। तो आपको अभी आपका तो सिर्फ आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में ही करना है, पास्ट वाला करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्यूचर और प्रेजेंट में किस वर्ड का, किस वर्ब रूट का क्या बनता है वर्ड, वो आपको देख लेना है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस का, मैंने आपको एक शॉर्ट में रिवीजन करा दिया है। अब आप समझिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है हम उसको फिर से बाद में डिस्कस कर लेंगे।